बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हमने प्रीवियसली चैप्टर 3 सेल साइकिल का पहला एसएलओ पढ़ा था, जो हमें कह रहा था हम सेल साइकिल को डिस्क्राइब करें, जिसमें हमने देखा कि सेल साइकिल के ओवरऑल दो फेसेस थे, इंटरफेस और दूसरा माइटोटिक फेस, जिसे आप माइटोसिस भी कहते हो। माइटोटिक फेस वो फेस है जहां सेल एक्चुअल में डिवाइड करते हैं, इंटरफेस में तो असल में वो तैयार हो रहा था। आज हमारा एसएलओ माइटोसिस से रिलेटेड है, जो कि सेल साइकिल का सेकंड फेस है। आइए एसएलओ को पढ़ते हैं। एसएलओ जरा लेंथी है, हमने अपनी आसानी के लिए इसे सिंप्लीफाई किया है। एसएलओ है एक्सप्लेन माइटोसिस, मियोसिस एंड स्टेजेस ऑफ माइटोसिस मियोसिस बाय द यूज ऑफ स्केच एंड डायग्राम। यानी हमें एसएलओ जो है, दो तरह की ना सेल डिवीजन्स होती हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। एक आपके पास माइटोसिस है तो दूसरा मियोसिस है। एसएलओ चूंकि सेल डिवीजन से रिलेटेड है, तो इसीलिए एसएलओ में माइटोसिस और मियोसिस दोनों का कहा गया है। लेकिन आज हम सिर्फ पहली किस्म जो है सेल डिवीजन की, जिसे आप माइटोसिस कहते हो, आज हम ये पढ़ेंगे। तो हमने इस एसएलओ में से माइटोसिस को एक्सप्लेन करना है और इसकी स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है। इसी एसएलओ को हम आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन वहां हम माइटोसिस की बजाय मियोसिस पढ़ रहे होंगे। तो एसएलओ हमने माइटोसिस और मियोसिस में अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर लिया। तो आज हमारा टॉपिक होगा माइटोसिस, इसका प्रोसेस और इसके दौरान जो स्टेजेस हैं। माइटोसिस क्या है ये आपने पहले अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि माइटोसिस आपकी बेस बनाएगा ताकि आप मियोसिस को समझ सको। माइटोसिस हम कहते हैं कि इसमें एक सिंगल यूकैरियोटिक सेल की डिवीजन होती है। जब यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करता है तो ये डिवाइड करके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है। यूकैरियोटिक सेल हम सब पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में। क्या था यूकैरियोटिक सेल? जिसमें न्यूक्लियस था, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं था, ना ही वहां न्यूक्लियस था। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी है। अगर तो ये एक यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाए और वो दोनों डॉटर सेल आइडेंटिकल हो, तो आप कहते हो ये जो प्रोसेस हुआ है सेल डिवीजन का, इसका नाम है माइटोसिस। आइडेंटिकल इसलिए होते हैं, जब आप अभी कंप्लीट पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, एक दूसरे से भी मिलता है और पेरेंट सेल से भी मिलता है। माइटोसिस की ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, कि माइटोसिस में जो दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं इनका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के लिहाज से भी सेम है और बिल्कुल अपने पेरेंट सेल जैसा होता है। यानी कि बनने वाले डॉटर सेल्स एग्जैक्टली अपने पेरेंट सेल जैसे होते हैं, इसलिए भी हम इन्हें जेनेटिकली आइडेंटिकल कहते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ भी आइडेंटिकल होते हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, जो पेरेंट सेल है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं इतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। अब जब माइटोसिस के नतीजे में दो डॉटर सेल्स बनेंगे ना, तो इनकी खासियत यह होगी कि इनमें भी पेरेंट्स से जितने ही क्रोमोसोम नंबर होंगे। यानी अगर पेरेंट सेल में 46 है तो बनने वाले डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम्स की तादाद 46 ही होगी। जो सेकंड टाइप आपने पढ़नी है ना, मियोसिस, वहां आप देखोगे ऐसा नहीं होता, वहां क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो ये दो खुसूसियात है माइटोसिस की जो इसे मियोसिस से मुनफरिद करती है। नंबर वन, कि जो डॉटर सेल बनते हैं ये आपस में सिमिलर होते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होता है। और दूसरी बात, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी होते हैं। दो मेन फेसेस हैं, ये हमने पीछे भी बात की थी।
पहले को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या है? इसमें सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है। हमें यहां से पता लगता है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं ना करेगा तब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा। ये जुमला याद रखना है कि सेल डिवाइड करने के लिए जरूरी है पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करे, और इसे आप कहते हो कैरियोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है फिर हम देखते हैं कि पूरा सेल डिवाइड करता है, और इसे आप कहते हो साइटोकाइनेसिस। ये देखो मैंने स्क्रीन पे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, ये स्लाइड्स आपके पास आएंगी, आप इन्हें डाउनलोड करके आपने इन लिंक्स के थ्रू भी इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको ये पहला लिंक ओपन करें, मैं आपको अभी माइटोसिस का ना इस लिंक के थ्रू पूरी एक समरी समझाता हूं कि होगा क्या, फिर हम उसे वन बाय वन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड लिंक आप खुद एक्सप्लोर करना। मैंने यहां स्लाइड के अंदर हर फेस की वीडियो पार्ट्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं जिनसे आपको हर स्टेज ज्यादा बेहतर तरीके से विजुलाइज होगी। आपने बस यहां पे अंडरस्टैंड करना है कि हो क्या रहा है। मैं आपको फिनोमिना बताता हूं, आपने इसको बस समझना है, फिर हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे। जरा देखो, आपके पास ना स्क्रीन पे सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर वो जो धागा है ना वो असल में जेनेटिक मटेरियल है जिसको आप क्रोमेटिन मटेरियल कहते हो। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम सेंट्रियोल कहते हैं। अगर आपको याद हो, हमने जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमने सेंट्रियोल पढ़ा था, और सेंट्रियोल के साथ मैंने आपको बताया था कि इनका सेल की डिवीजन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये अब आपके पास सेंट्रियोल पड़े हुए हैं और ये तादाद में 2 हैं। क्यों? क्योंकि सेल अभी गुजरा है इंटरफेस से, और इंटरफेस में एक फेस था एस फेस। एस फेस में क्या हुआ था, इसका डीएनए भी रेप्लिकेट किया था, जिसकी वजह से हमने देखा था कि पहले अगर क्रोमोसोम इस तरह का था तो एस फेस में गुजरने के बाद वो हमें इस तरह से नजर आ रहा था। अब एस फेस में जब डीएनए डुप्लीकेट होता है, इसी दौरान आप देखते हो सेल के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये भी डुप्लीकेट होते हैं। पहले एक पेयर होता है, बाद में 2 पेयर बन जाते हैं। अब आपने बस देखना है कि होगा क्या। मैं रेस करने लगा हूं, अब ये इंटरफेस में है सेल, इसको जूम करें। अब आगे आ रही है माइटोसिस, और माइटोसिस का पहला फेस है प्रोफेस। आप बस देखो माइटोसिस में हो क्या रहा है, जरा गौर से देखो। सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को देखो, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है ये टूटना शुरू हो गई है, नजर आ रहे? और वो जो जेनेटिक मटेरियल था थ्रेड लाइक, अब जरा देखना ये किस तरह अरेंज हो रहा है, और अरेंज होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ रहा है। ठीक है, इसे आप कहते हो प्रोफेस। सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर हो गए, क्रोमोसोम्स अपीयर हो गए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है। अगले फेस में आप देखोगे अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली टूटेगी और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। वो जो सेंट्रियोल्स एक दूसरे से ऑपोजिट एंड पे गए हैं ना, इनसे निकलेंगे स्पिंडल फाइबर्स और आके क्रोमोसोम्स को अरेंज करेंगे सेल के सेंटर में। देखा कि स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज कर दिया। अब आप देखोगे स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट करेंगे। जब स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से टूट गए हैं। पहले क्या था, क्रोमोसोम एक ही थे, लेकिन हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन एनाफेस में स्पिंडल फाइबर्स की कंट्रैक्शन की वजह से एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। यानी हमने कहा कि एनाफेस में क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं। अब ये जो सेपरेट क्रोमोसोम है, एक सेट जाएगा सेल के एक किनारे में, दूसरा सेट जाएगा सेल के दूसरे किनारे में। लेकिन आपने इस दौरान नोट किया कि जैसे ही ये सेल के एक किनारे से दूसरे किनारे में गए, इनके अराउंड दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी। देख रहे हो
स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो रहे हैं, और जरा गौर करो सेल अपने सेंटर से अंदर दबना शुरू हो गए। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड किए, अब सेल भी डिवाइड कर रहा है, और फाइनली देखो सेंटर से सेल मेम्ब्रेन अंदर दबते दबते मिली और सेल को एक से दो सेल के अंदर डिवाइड कर दिया। यह आपके पास सारी समरी है जिसे आप कह रहे हो माइटोसिस, और इसी को हमने अभी वन बाय वन स्टडी करने। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस की डिवीजन का प्रोसेस होगा। न्यूक्लियस की डिवीजन के दौरान क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है यानी क्रोमोसोम्स हैं, इन्हें सेपरेट किया जाता है। कैसे सेपरेट किया जाता है, जब सेल आता है तो उसके क्रोमोसोम इस तरह से होते हैं, लेकिन अभी आप देखोगे कि अगले फेज में क्या होगा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके यूं सेपरेट कर दिया जाएगा। मैंने बताया था यह भी एक क्रोमोसोम है, यह भी एक क्रोमोसोम है। रिमेंबर क्या फर्क है दोनों में, जो पहले वाला है ना, इसके पास दो क्रोमेटिड्स हैं। चूंकि दोनों क्रोमेटिड्स एक जैसे होते हैं इसलिए हम इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। लेकिन ये जो बाद वाला है, इसको अगर आप देखो तो इसके पास एक ही क्रोमेटिड है। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस तब डिवाइड करेगा जब इन क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से अलग किया जाएगा। अभी हम इसको स्टडी करते हैं। चार फेसेस हैं कैरियोकाइनेसिस में, ठीक है। जो कैरियोकाइनेसिस है इसके आगे चार स्टेप्स हैं, चार प्रोसेसेस में यह काम होता है। पहला प्रोफेस, दूसरा मेटाफेस, थर्ड एनाफेस और फोर्थ टीलोफेस। बच्चों सीक्वेंस याद करना है, यह आपको रट्टा लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से को मैं कोई भी सीक्वेंस लिखाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। आपके पास पहले प्रोफेस है, फिर मेटाफेस है, फिर एना है, फिर टीलो है। पी मैट के नाम से इसको याद कर लो। इस सीक्वेंस को आपने पी मैट वाले सीक्वेंस में ही इसे लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोफेस से। ये देखो, ये काम कब हुआ है, एस फेस में, कि हमारे पास क्रोमोसोम था इस तरह जिसमें एक ही क्रोमेटिड है। लेकिन एस फेस में क्या हुआ, इसकी कॉपी बनने से एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स बन गए। अब यहां कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, जो आपको आगे काम आएंगी। अगर आप देखो क्रोमोसोम जो है ना, ये सेंटर से अंदर को पिंच हुआ होता है, देख रहे हो, सेंटर वाले पॉइंट से ये अंदर को दबा होता है। इस पॉइंट को बच्चों आप सेंट्रोमेयर कहते हो, ठीक है। जब हम क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो बकायदा हमें एक जगह ऐसे मिलती है जहां क्रोमोसोम अंदर की तरफ दबा होता है, कंस्ट्रिक्ट हुआ होता है। इस पॉइंट को आप कहते हो सेंट्रोमेयर। लेकिन जो सेंट्रोमेयर है ना, इसके अंदर अगर आप यहां देखो, पिंक कलर से एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इस सेंट्रोमेयर के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हो काइनेटोकोर। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि क्रोमोसोम को आप जब देखोगे तो एक जगह से क्रोमोसोम अंदर की तरफ दबा हुआ है, इसे आप कह रहे हो सेंट्रोमेयर। जब हम सेंट्रोमेयर को भी डिटेल स्टडी करते हैं तो हमें सेंट्रोमेयर के अंदर एक और स्ट्रक्चर मिलता है, इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, वो असल में इसके साथ अटैच होते हैं ताकि क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से अलग करें। तो सेंट्रोमेयर है और सेंट्रोमेयर के अंदर एक और स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर। अब जरा देखते हैं प्रोफेस। प्रोफेस में पता है क्या होता है, अभी आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं। ये देखो, ये वो सेल है जिसने प्रोफेस में एंटर होना है। जब ये सेल प्रोफेस में एंटर हुआ, अगर आपको बच्चों स्लाइड पढ़ना आती है ना, डायग्राम पढ़ना, आपके लिए माइटोसिस मियोसिस कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप इन दो डायग्राम्स को पढ़ सकते हो तो आप प्रोफेस बता दोगे। ये देखो, सेल एंटर हुआ प्रोफेस में, इस तरह का है, और जब सेल प्रोफेस को छोड़ेगा तो वो इस तरह का होगा। हम दोनों को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या फर्क है। अगर हम यहां पे देखें,
यहां जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये अभी लूज है, यानी लूज से मतलब है ये अरेंज नहीं हुआ प्रॉपरली, धागे की तरह रैंडम सा पड़ा हुआ है। हमने पढ़ा था कि जब हमारा जेनेटिक मटेरियल लूज होता है, यू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, हम इसको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर जूम करके आप देखो, आपको बकायदा यहां पे एक डार्क रीजन नजर आ रहे हैं। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको आप न्यूक्लियर एनवेलप कहते हो। फिर इसके अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोलस है। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था न्यूक्लियोलस वो स्ट्रक्चर होता है जहां राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और बाहर की तरफ देखो, न्यूक्लियस के बाहर हमें दो पेयर्स मिल रहे हैं सेंट्रियोल्स के, देख रहे हो? अब ये वो सेल है जो आ गया है प्रोफेज के अंदर। अब जरा खुद देखो क्या होगा। वो जो दो सेंट्रियोल न्यूक्लियस के बाहर एक दूसरे के करीब करीब थे, अब देखो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर इसलिए जा रहे हैं ताकि ये सेल के दो ऑपोजिट एंड पे अरेंज हो, और अरेंज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहां से ये बारीक लाइन नजर आ रही है ब्लू, यहां से फाइबर्स बन रहे हैं जिन्होंने क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होने, जिन्हें आप स्पिंडल फाइबर कहते हो। ये स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं सेंट्रियोल से। तो पहली चीज हमने नोटिस की कि वो सेंट्रियोल जो एक दूसरे के करीब करीब है, ये अब एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गए। एक सेल के एक किनारे की तरफ जा रहा है, दूसरा सेल के दूसरे किनारे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप जूम करके देखो, आपको यहां नजर आएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो गई है। हमें यहां फ्रेगमेंट्स की शक्ल में नजर आ रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए हुए हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन हो गई है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन इसलिए की जाती है ताकि इसके अंदर पड़े हुए जो क्रोमोसोम है, इन्हें बाहर साइटोप्लाज्म में रिलीज करें। क्यों साइटोप्लाज्म में रिलीज करें? क्योंकि साइटोप्लाज्म में वो स्पिंडल फाइबर्स पड़े हुए हैं जिन्होंने क्रोमोसोम्स को अटैच करना है अपने साथ। ठीक है, और लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वहां देखो जेनेटिक मटेरियल किस तरह था, धागे की तरह, लूज अरेंजमेंट। और यहां देखो हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर एक शेप में अरेंज हो गया। अब आप इस शेप को कह रहे हो इट इज योर क्रोमोसोम। वहां नहीं हम कहते, जब वो लूजली अरेंज जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होता है, अरेंज होता है, हम इसे कहते हैं ये हमारा क्रोमोसोम है। तो ये सारा है आपका प्रोफेज। प्रोफेज क्या है? कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है। कैरियोकाइनेसिस क्या है? न्यूक्लियस की डिवीजन, यानी सेल तैयार कर रहा है खुद को कि उसमें एक न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना दे। और इस दौरान पहला काम जो हो रहा है वो प्रोफेज है, जहां आप देख रहे हो सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उनमें से स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन शुरू हो गई है, और वो जो लूजली अरेंज जेनेटिक मटेरियल है ये क्रोमोसोम्स की शक्ल में अरेंज हो गया है। अब पीछे ये जो स्लाइड्स है ना बच्चों, ये सब वही है। ये मैं पढ़ रहा हूं, आगे मैं सिर्फ आपको डायग्राम से समझाऊंगा। आप स्लाइड्स पढ़ोगे, आप देखोगे ऐसे लिखा हुआ है। जैसे यहां देखो, कहते हैं वो जो लूजली थ्रेड लाइक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है ना, जो अभी हमने देखा, लूज सा हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये कंडेंस होगा, थिक होगा, और अरेंज होके क्रोमोसोम्स की शक्ल में हमें नजर आएगा। अब आप जब क्रोमोसोम को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि एस फेस में इसके डीएनए की रेप्लिकेशन हुई थी, जिसकी वजह से हमें यहां पहले वहां एक क्रोमेटिड था, लेकिन एस फेस में आने के बाद ये दो क्रोमेटिड्स हो गए। तो हमारा सेल चूंकि एस फेस में से गुजर आया है, जब आप इसके क्रोमोसोम देखते हो तो आपको वहां क्रोमोसोम इस तरह से नजर आता है। ठीक हो गया। और क्रोमोसोम के सेंटर में एक स्ट्रक्चर है सेंट्रोमेयर, जहां वो अंदर को दबा हुआ है। इस सेंट्रोमेयर के अंदर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स यहां आके अटैच होते हैं ताकि क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से अलग करें। और क्या हो रहा है ये देखो, न्यूक्लियर एनवेलप टूटना शुरू हो गई है। अभी हमने डायग्राम में भी देखा, जो अंदर न्यूक्लियोलस था ना, इसको भी देखो, ये देखो, ये जो न्यूक्लियोलस है डार्क स्ट्रक्चर, यहां पे आपको ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये डिसअपीयर हो जाता है। ठीक हो गया।
वो जो दो सेंट्रियोल्स थे ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। अब जरा देखो, मैंने यहां इनके लिए टर्म यूज की सेंट्रोसोम, तो आपको इस लफ्ज का भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी आपने अभी पढ़ी है सेंट्रोमेयर। बच्चे अक्सर इसको कंफ्यूज करते हैं। सेंट्रोमेयर और सेंट्रोसोम दो अलग चीजें हैं। सेंट्रोमेयर क्या है? सेंट्रोमेयर आपके पास ये हिस्सा है जहां पे क्रोमोसोम अंदर को दबा हुआ है, ठीक है। और सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम वो जगह है जहां सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड कि ये जो आपके पास सेंट्रियोल पड़े हुए हैं, इस जगह को बच्चों आप कहते हो सेंट्रोसोम। आपने यहां सोम से इसको याद रखना है। सोम का मतलब होता है बॉडी, कोई स्ट्रक्चर। तो ये चूंकि एक स्ट्रक्चर है जहां सेंट्रियोल पड़े हुए हैं, तो इसके साथ हमने सोम का लफ्ज लगाया, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वो स्ट्रक्चर है जहां सेंट्रियोल होते हैं। क्लियर है? सेंट्रोसोम और सेंट्रोमेयर में कंफ्यूजन तो नहीं होगी। अब ये जो दो सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर गए हैं, आप देखते हो यहां से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं, यानी स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स आगे आप देखोगे यूज होने जा रहे हैं। मैंने यहां पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप साथ रखा है, बच्चों आपने इसको जरा ऑब्जर्व करना है। मैं आपके सामने प्ले करने जा रहा हूं, यही सारा काम वो होगा। ठीक है, ऐसी हर एक स्टेप के बाद आपको इस स्लाइड में वीडियो मिलेगी, ताकि आप जो चीज डायग्राम से और स्लाइड से पढ़ रहे हो उसको विजुलाइज भी करो। आगे आप इसे खुद ब खुद साथ साथ देखते रहना। ठीक है, अब मैं आपको अगले स्टेप पे लेके आता हूं, विच इज मेटाफेस। प्रोफेस हो गया है। मेटाफेस में पहला काम जो आप देखोगे, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हुई थी ना प्रोफेस में, मेटाफेस में आप देखोगे ये कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगी। यानी कि उसके छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, ये भी टूट के बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ठीक हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मेटाफेस में क्या होगा कि वो जो सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, सेंट्रोसोम क्या बताया मैंने? जहां सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं, यानी कि सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं, ये आके अटैच होंगे सेंट्रोमेयर के अंदर, वो जो काइनेटोकोर स्ट्रक्चर है उसके साथ। अब देखो ये तीन टर्मिनोलॉजीज एक ही लाइन में आ गई। काइनेटोकोर जो कि मौजूद है सेंट्रोमेयर में। सेंट्रोमेयर क्या था? जहां से आपने देखा क्रोमोसोम अंदर पिंच हुआ था। और सेंट्रोमेयर कहां मौजूद है? हमारे क्रोमेटिड्स में। वो जो एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं, वो आपस में सेंट्रोमेयर वाली जगह से जुड़े होते हैं, और उसके अंदर है काइनेटोकोर। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये असल में आते हैं और आके काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे इतनी डिटेल नहीं लिखी होती, बास जगहों पे आप देखोगे लिखा होगा स्पिंडल फाइबर्स आए और सेंट्रोमेयर पे आके अटैच हो गए, तब भी ठीक है। मैंने जरा डिटेल बता दिया कि सेंट्रोमेयर के अंदर भी काइनेटोकोर जगह है जहां पे आके वो अटैच हो रहे हैं इस स्ट्रक्चर के साथ। क्यों अटैच हो रहे हैं? ताकि वो तमाम क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज करें। स्पिंडल फाइबर्स तमाम क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज करते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स की सेल के सेंटर में अरेंजमेंट होती है ना, हम कहते हैं यहां पे एक स्ट्रक्चर बना, इसका नाम मेटाफेस प्लेट है। ये लफ्ज आपने याद रखना है, चूंकि मेटाफेस प्रोसेस है। और इस दौरान ये देखो, ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, हमने कहा, ये हमने खुद से इमेजिन किया, हमने कहा कि ये वो सेंटर वाला एक्सिस है जहां सेल के तमाम क्रोमोसोम्स को अरेंज कर दिया गया। इस सेंट्रल पॉइंट को जहां तमाम क्रोमोसोम अरेंज हुए हैं, हमने बच्चों इसे क्या नाम दिया? मेटाफेस प्लेट। ओके है यहां तक? हम पता है क्यों ये काम कर रहे हैं? ताकि हमारे लिए क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में आसानी हो। अगर एक क्रोमोसोम यहां पड़ा हो, दूसरा इधर पड़ा हो, तीसरा इधर पड़ा हो, तो आपके लिए उसकी सेपरेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम चाहते हैं कि क्रोमोसोम्स इक्वली सेपरेट हो, और इक्वल सेपरेशन के लिए
हमारे लिए जरूरी होता है कि हम क्रोमोसोम को एक प्रॉपर सीक्वेंस में सेल के सेंटर में अरेंज करें। जब आप क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज करते हो तो हम इस स्ट्रक्चर को मेटाफेस प्लेट कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही, इसको यहीं स्टॉप करते हैं। आगे अगले फेसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपके मैथ के टीचर आ गए हैं, आपका अगला लेक्चर मैथ का। इसको पढ़ो, इजी टू अंडरस्टैंड है। डायग्राम्स को इंटरप्रेट करना सीख लिया, कुछ मुश्किल नहीं है। और साथ मैंने आपकी आसानी के लिए वीडियो क्लिप्स भी ऐड किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, आई नो क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। हम अगले लेक्चर में जब अगला प्रोसेस इसको कंप्लीट करेंगे एनाफेज टीलोफेज के साथ, तब आपके कंप्लीट में क्वेश्चन आंसर करूंगा। अभी आप मैथ के लेक्चर की तैयारी करो।